हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि कभी ना कभी यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, 1995 से 2019 तक किसी भी साल में। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, तो ताकि आने वाले हर जो है वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप टाइम पे देख पाएँ, ताकि मिस ना हो पाए कुछ हो जाए कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट सिर्फ एक ही है। ठीक है, वो करेक्ट वाली देखते हैं कि द बम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। यस, ये जो बम्बे मैनिफेस्टो था, ठीक है ना, बम्बे मैनिफेस्टो जो कि 1936 में साइन करा गया था, इट ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। ठीक है, सोशलिस्ट आइडियाज के प्रीचिंग को अपोज करता है। ठीक है ना। हाँ, तो डिटेल में देखते हैं कि द बम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 बाई 21 बम्बे बिजनेसमैन। ठीक है, कंटेंट एन ओपन इंडिक्टमेंट ऑफ नेहरूज प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स विच वर डीम्ड प्रेजुडिशियल। हाँ, विच वर डीम्ड प्रेजुडिस होता है ना जैसे, ठीक है ना, प्रेजुडिशियल to private property and to the peace and prosperity of the country. ठीक है, although it did not evoke support from any other section of the business community, it strengthened, it means this Bombay Manifesto, it strengthened the hands of the moderates within the Congress like Bhulla Bhai Desai and G.B. Pant, who put pressure on Nehru to tone down his socialist utterances. Next question is, what was the immediate cause for the launch of Swadeshi movement? तो आंसर है कि the partition of Bengal done by Lord Curzon। जो लॉर्ड कर्जन ने partition of Bengal करी थी, that was the immediate cause for the launch of Swadeshi movement। डिटेल में देखते हैं। The Swadeshi movement had its genesis, GENESIS, had its genesis in the anti-partition movement। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कैसे बने? एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिहाज से। ठीक है ना। हाँ, द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, विच वाज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। ठीक है, देयर वाज नो क्वेश्चनिंग द फैक्ट दैट बंगाल विद द पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन, which is about quarter of the population of British India, had indeed become administratively unwieldy, WIELDY, unwieldy। ठीक है, equally there was no escaping the fact that real motive for partitioning Bengal was political। ठीक है, Indian nationalism was gaining strength and Indian nationalism was gaining strength and partition expected to weaken what was perceived as the nerve center of Indian nationalism at the time। ठीक है ना। The attempt in the one of Lord Curzon, the Viceroy, who ruled from 1899 से 1905, ठीक है ना, was to dethrone Calcutta from its position as the center from which the Congress party manipulated Bengal and indeed the whole of India। ठीक है ना। तो मेन यही था कि हाँ, कि जो है ये था कि टू dethrone Calcutta from its position as the center from which Congress party manipulated Bengal and indeed the whole of India। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by a regulation in 1793 the district collector was deprived of his judicial powers and made the collecting agent only। what was the reason for such regulation? आंसर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person। ठीक है, डिटेल में देखते हैं
कि कॉर्नवालिस जुडिशियल रिफॉर्म्स टुक द फाइनल शेप बाय 1793 में एंड वर इम्बॉडीड इन द फेमस कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। द न्यू रिफॉर्म्स, हाँ कॉर्नवालिस कोड आया था उसमें ये तो मेंशन था, ठीक है ना। द न्यू रिफॉर्म्स वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 18th century फ्रेंच फिलोसोफर्स कॉर्नवालिस sought to separate revenue administration from the administration of justice, ठीक है। The collector was the head of the revenue department in the district and also enjoyed extensive judicial and magisterial powers. Cornwallis rightly believed that the concentration of all powers in the hands of the collector in the district retarded the improvement of the country, ठीक है ना। How could the collector acting as a judge of the Diwani Adalat redress the wrongs done by him as collector or assessor of revenue, ठीक है। हाँ ESS or assessor of revenue, ठीक है। Thus neither the landlords nor the cultivators could regard the collector as an impartial judge in revenue cases. The Cornwallis Code divested DIVESTED, ठीक है ना, divested. The Cornwallis Code divested the collector of all judicial and magisterial powers and left him with the duty of administration of revenue, ठीक है। A new class of officer called the district judge was created to preside over the district civil court, ठीक है ना। The district judge was also given magisterial and police functions. Next question है कि महात्मा गांधी said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled On to This Last, ठीक है, and book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? तो आंसर है कि the good of individual is contained in the good of all, ठीक है। The good of the individual is contained in the good of all, ठीक है। तो एक बुक थी जिसका नाम था On to This Last, ठीक है, उसमें था ये। डिटेल देखते हैं। John Ruskin, the English thinker, was the most powerful source of inspiration when Mahatma Gandhi himself described Ruskin's book Unto the Last as the magic spell, ठीक है ना। ठीक है, एक जॉन रस्किन जो इंग्लिश थिंकर था वो एक पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था जब महात्मा गांधी ने उसकी जो है वो जॉन रस्किन की जो बुक थी जिसका नाम था ऑन टू दिस लास्ट, ठीक है, उसको कहा कि इट इज द मैजिक स्पेल, ठीक है ना। हाँ, तब The book gripped Mahatma Gandhi so much that its teaching of the book appealed to Mahatma Gandhi instantaneously, and Gandhi paraphrased it into Gujarati as सर्वोदय, ठीक है ना। हाँ, जिसका मतलब हुआ द वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, सर्वोदय। तो गुजराती में भी इसको पैराफ्रेज करा था, ठीक है, नाम रखा सर्वोदय मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। All have the same right of earning their livelihood from their work. That a life of labor is the life worth living, ठीक है। That a life of labor is the life worth living, ठीक है, कि जो लेबर की लाइफ है वही जो है जीने के लायक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, नेहरू रिपोर्ट में क्या रिकमेंड कर रहा था, तो आंसर है कि हाँ, नंबर 1 ये है कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो माइनॉरिटीज के लिए जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है उसके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में था कि प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द नेहरू रिपोर्ट इन अगस्त 1928 वाज अ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्रपोज्ड न्यू डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है ना। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय अ कमेटी ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू विद हिज सन जवाहरलाल नेहरू एज सेक्रेटरी, ठीक है। The report allowed for reservation of minority seats in provinces having minorities of at least 10%, ठीक है। It also included for provisions rights of citizens in the constitution, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में जो कि 1928 में निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन
1793, ठीक है। द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। आंसर है बाय मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, 1793। द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस टू, आंसर है मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार। डिटेल देखते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट गेव फॉर्मल लैंड ओनरशिप टाइटल्स टू जमींदार्स विच कुड बी ट्रांसफर टू अदर्स इफ ही फेल टू रिटर्न रेवेन्यू टू द कंपनी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट में ने जो है वो जमींदार को लैंड फॉर्मल लैंड ओनरशिप के राइट्स दे दिए गए टाइटल्स, ठीक है। This formalization of land titles and the consequent overlordship of the British made a flurry of legal petitions, ठीक है। Next question is, which one of the following observation is not true about the Quit India movement of 1942, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, यस ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद है कि दिस क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, ये भी सही है। तीसरा है कि इट वाज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यस ये भी सही है। फोर्थ है ऑप्शन के दिस क्विट इंडिया मूवमेंट इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, नो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ लेबर क्लास आई थी इसमें, ठीक है। डिटेल देखते हैं। Indeed, a majority of the Quit India movement was carried by the labor class as they agitated through bans and हड़ताल्स, ठीक है। हाँ ज़्यादातर लेबर क्लास ही थी क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial रूल इन इंडिया, होम चार्जेस, ठीक है। होम चार्जेस formed an important part of drain and wealth from India. Which of the following funds contributed home charges, ठीक है। होम चार्जेस में किस फंड ने कंट्रीब्यूट करा, ठीक है। तो आंसर है नंबर 1, फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, ठीक है। फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, हाँ तो उस फंड से भी होम चार्जेस वाले में आए पैसे, ठीक है ना। उसके बाद होम चार्जेस में वो पैसा भी आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कंस्टिट्यूटेड होम चार्जेस, तो होम चार्जेस में ये भी आ गया, ठीक है। फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। उसके बाद फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया, ये भी आ जाता है इसी में होम चार्जेस में। देन फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वार्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, यस ये भी आ जाता है होम चार्जेस में, ठीक है ना। हाँ डिटेल देखते हैं। ऑल वार्स वेज्ड इन डिफेंस ऑफ इंडिया वाज पुट अंडर होम चार्जेस, ठीक है। सारी जंगों का खर्चा होम चार्जेस से निकाला गया, ठीक है। इनफैक्ट द सप्रेशन ऑफ 1857 रिवोल्ट इटसेल्फ वाज पुट अंडर द होम चार्जेस, ठीक है। इवन के 1857 का जो बगावत थी, रिवोल्ट था, वो भी उसका खर्चा भी होम चार्जेस से उठाया, ठीक है ना। हाँ सैलरीज एंड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द इंडियन ऑफिसेज वर ऑफ कोर्स पुट अंडर होम चार्जेस टू बी पेड बाय इंडियंस, ठीक है। तो ये इंडियन ही पे करेंगे होम चार्जेस वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Cain had set up the Indian Parliamentary Committee 1893? तो आंसर है टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। उसके लिए ये बना था, ठीक है। डिटेल फिर पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस। हाँ या हम डिटेल में देख लेते हैं कि द पर्पस ऑफ सर विलियम वेडरबर्न एंड W.S. केन वाज टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन इन 1893, ठीक है। सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पेजेंट्स ऑफ खेदा, ठीक है। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पेजेंट्स ऑफ खेदा। तो आंसर है कि द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट स्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्राट, ठीक है। हाँ ड्राट होने के बावजूद भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है सस्पेंड नहीं करा। डिटेल में देखते हैं कि इन गुजरात महात्मा गांधी वाज ओनली द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल, ठीक है। गांधी चीफ लेफ्टिनेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सम गांधीयंस टूर्ड द कंट्री साइड, ठीक है।
कि जो गांधी का चीफ लेफ्टिनेंट था, ठीक है, चीफ लेफ्टिनेंट जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, हाँ, एंड सम Gandhians toured the countrywide, ठीक है ना. Major revolt was organized and all the different ethnic and caste communities of Kheda rallied around it, ठीक है. The peasants of Kheda signed a petition calling for the tax for the year to be scrapped in wake of famine, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर व्हाट. आंसर है फॉर रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है. उषा मेहता इसके लिए जानी जाती है, फॉर रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. डिटेल देखते हैं. Usha Mehta was a Gandhian and freedom fighter of India. She is remembered for organizing the Congress Radio, also called the Secret Congress Radio, an underground radio station which sanctioned for few months during the Quit India movement of 1942. ठीक है. The radio broadcast recorded messages from Gandhi and other leaders. ठीक है. So the next question is the Rowlatt Act aimed at, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देनी है. तो करेक्ट स्टेटमेंट है एक कि द Rowlatt Act aimed at imprisonment without trial and summary procedures for trial, ठीक है ना. हाँ, डिटेल में देखते हैं. अ सेडिशन कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर जस्टिस रोलाट इन 1918, ठीक है. ऑन इट्स रिकमेंडेशंस रोलाट एक्ट 1919 वाज पास्ड व्हिच गेव अनब्राइडल पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन द सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल, ठीक है. द अनपॉपुलर लेजिस्लेशन दिस वन रोलाट एक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ द प्रेस, then arrest without warrants, then indefinite detention without trial, ठीक है ना. Those constricted were required to deposit securities upon release, ठीक है ना. तो हाँ, कि जब रिलीज होगी उनको सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन. आंसर है बिकॉज the Congress passed a resolution demanding the complete independence, ठीक है. The Lahore session of Indian National Congress 1929 is very important in history because the Congress passed a resolution demanding complete independence. Detail देखते हैं. The annual session of Indian National Congress held at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru passed a resolution declaring Purna Swaraj means complete independence with the goal of Indian national movement, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द, हाँ, और ये बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजों ने. तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों जो है इनकरेक्ट हैं. इनमें से एक भी इंग्लिश, तीन स्टेटमेंट तीनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है. एक भी जो है इंग्लिश ने नहीं लाई थी. इसमें जैसे इन्होंने पहले दिए कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, नो, ये भी इंग्लिश में नहीं करा. देन यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर, ये भी नहीं इंग्लिश ने बोला, ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये भी इंग्लिश ने नहीं करा, ठीक है. डिटेल में देखते हैं आप. द अबव मेंशन्ड आइटम्स जो मैंने अभी पढ़ी वर पॉपुलर इन इंडिया इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है. ब्रिटिश के आने से पहले ये ऐसा था, मतलब कि, ठीक है. Assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and quality of crops was prevalent in the medieval India, ठीक है. Use of mobile cannons in warfare was introduced by Babur, ठीक है. Use of mobile cannons in warfare was introduced by Babur, जो कि मुगल रूलर था, ठीक है ना. And cultivation of tobacco and red chilies was started by the Portuguese in India, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following are the features of Government of India Act 1919, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का उसके फीचर्स बताना, ठीक है. तीन स्टेटमेंट दी गई, उनमें से सिर्फ दो ही करेक्ट हैं, ठीक है ना. हाँ, तो पहला ये है कि 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें यह था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डीआरसी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है. प्रोविंसेस की जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी वहाँ पे डीआरसी आ गई. उसके बाद ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर
टू द प्रोविंसेस, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ठीक है। ये सेंटर ने प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दी है, डिवोल्यूशन करा, ठीक है। डिटेल देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आल्सो नोन एज मोंटे-कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, कि यही जो 1919 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको मोंटे-कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। It introduced diarchy in the executive government of the provinces and devolved the legislative authority of the center to the provinces. But the separate communal electorate was introduced by Government of India Act 1909, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है ना उसमें क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये 1919 वाले एक्ट में नहीं था ये, बल्कि 1909 वाले एक्ट में था, ठीक है ना, 1909 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन्ड इन दी 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? आंसर है हाँ, तो जो इनमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से एक भी सही नहीं, आप डिटेल देखते हैं इसकी, ठीक है ना। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड ऑन 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन करा, ठीक है ना, इन द वेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना, एज द विसराय यूनिलेटरली इंक्लूडेड इंडिया विद द डिक्लेरेशन ऑफ वार ऑन जर्मनी विदाउट कंसल्टिंग एनी इंडियन लीडर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि ये हुआ कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने इसलिए रिजाइन करा 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि जो विसराय था उसने यूनिलेटरी फैसला लिया कि वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी के ऊपर जो है हमने जानकारी इंडियन को कंसल्ट करा नहीं, इसलिए वो करा रिजाइन, ठीक है ना। ही आल्सो रिजेक्टेड मैनी कांग्रेस ऑफर्स, किसने? ये जो विसराय था, ठीक है ना। ही आल्सो रिजेक्टेड मैनी कांग्रेस offers for full cooperation against fascism if some concessions were provided towards Indian independence, ठीक है, ये भी रिजेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन? तो आंसर है कि रीजन ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स deliberations and decided to form a separate body for such purpose, ठीक है। हाँ, ये था एक रीजन, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द फर्स्ट सेटलमेंट इज सॉरी डिटेल देखते हैं कि पेटिशंस रिप्रेजेंटेशंस वर द मेथड अडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स फॉर पॉलिटिकल गेन, ठीक है ना। हाँ, कि पेटिशंस रिप्रेजेंटेशंस वर द मेथड अडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स फॉर पॉलिटिकल गेन, ठीक है। द सेकंड हाँ, उसके बाद ये था कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कांग्रेस फेल्ट दैट द कांग्रेस प्लेटफॉर्म शुड बी डिवोटेड टू पॉलिटिकल टॉपिक्स ओनली एंड सो इट वाज डिसाइडेड टू इनॉग्रेट द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एज अ सेपरेट मूवमेंट, ठीक है। हाँ, और डिटेल और ये भी देखते हैं कि एम.जी. रेनाडे वाज असिस्टेड बाय रघुनाथ राव एंड टुगेदर दे फाउंडेड द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस विच हैड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1887, ठीक है। तो ये थे डिटेल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। तो आंसर है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दूसरा है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। कि हमने ये बताना है कि वो पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बनाई थी। तो आंसर है नंबर 1 है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और नंबर 2 है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। डिटेल देखते हैं आप। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936, ठीक है। हाँ, दिस पार्टी वन इन द 1937 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फर्दर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय हिम इन अ नेशनल कन्वेंशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट हेल्ड एट नागपुर, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी विच कंप्राइज्ड एक्सक्लूसिवली द शेड्यूल कास्ट, ठीक है। द पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1947 by तुलसीदास जादव केसावरो जेडे एंड अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अंडरटुक द फर्स्ट अनटू डेथ, ठीक है, सॉरी फास्ट
महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट ऑन टू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, ठीक है, भूख हड़ताल पे 1932 में बैठे किस वजह से? तो आंसर है कि बिकॉज राम से मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। हाँ, डिटेल देखते हैं। राम से मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड ऑन 17 अगस्त 1932 रिजर्विंग द सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस दैट इज सिमिलर टू सेपरेट इलेक्टोरेट एज प्रोवाइडेड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है ना। गांधी जी वॉज डीपली ग्रीव्ड बाय दिस एंड डिक्लेयर्ड फास्ट ऑन टू डेथ ऑन द नेक्स्ट डे टू प्रोटेस्ट दिस अवार्ड, ठीक है ना। ही बिलीव्ड दैट द अवार्ड एम टू डिवाइड इंडियन ऑन कम्युनल बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू रियोतवरी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। कि विद रेफरेंस टू रियोतवरी सेटलमेंट, कि जो रियोतवरी सेटलमेंट हुई थी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो ये है कि नंबर 1 पे है कि द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। रियोतवरी सेटलमेंट की बात हो रही है कि द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट। उसके बाद था कि द गवर्नमेंट गेव पाटास टू द रियोट्स आर बाई ओटीएस रियोट्स, ठीक है। उसके बाद है द लैंड्स वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स, ठीक है। हाँ, तो ये रियोतवरी सिस्टम के रिलेटेड है। डिटेल देखते हैं। द रियोतवरी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास बाय द सर थॉमस मुनरो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स रीड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि रियोतवरी सेटलमेंट नंबर 1 किसने कहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी? आंसर है बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है। और किसने इंट्रोड्यूस करी थी रियोतवरी सिस्टम? तो आंसर है सर थॉमस मुनरो ने करी थी, ठीक है। और सर थॉमस मुनरो को किसने रिकमेंड करा था कि ऐसा करो? तो आंसर है कि चार्ल्स रीड ने थॉमस मुनरो को ये सजेशंस दिया कि आप रियोतवरी सिस्टम लाओ बॉम्बे मद्रास में, ठीक है। हाँ, इन दिस द डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रियोट। रियोट क्या था? रियोट एक पेजेंट या कल्टिवेटर्स को बोलते थे, ठीक है। हाँ, पाटास वर इशू टू द रियोट्स ऑन ऑब्टेनिंग द एनुअल रेंट्स, ठीक है। जब एनुअल रेंट्स मिल जाता था तब रियोट्स को पाटास इशू होते थे, ठीक है ना। PATTAS पाटास, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड वाज मोस्टली कलेक्टेड इन कैश, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना कौन सी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है। हाँ, पहले क्वेश्चन ये देखते हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नेहरू टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही डिड व्हाट? आंसर है ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, ठीक है। हाँ, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश कर रहे थे ये दादा भाई नेहरू जी ने एक्सपोज करा था, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं। दादा भाई नेहरू जी वाज द फर्स्ट इंडियन टू शो दैट इंडिया वाज बीइंग ड्रेन्ड ऑफ इट्स वेल्थ अंडर द ब्रिटिश रूल एंड दस वाज फास्ट सकम्बिंग टू पॉवर्टी, ठीक है ना। इन 1876 1876 में दादा भाई नेहरू जी पब्लिश्ड अ पेपर टाइटल पॉवर्टी ऑफ इंडिया to prelude to poverty and on British rule in India, published in 1901, ठीक है ना। The second statement, हाँ, उसके बाद ये था, हाँ, Nehru ji was a great social reformer who worked for upliftment of women and he also actively participated in the Indian freedom struggle, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने। तो उन्होंने जो है क्या कहा था कि 1876 में उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश करा जिसका नाम था पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, 1876 में। और उसके बाद देखिए, हाँ, टू प्रील्यूड टू, ये बुक थी कि कौन सी? पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये हमने दादा भाई नेहरू जी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बसंत वाज, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना हमने करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, एनी बसंत के बारे में, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर 1, एनी बसंत वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, यस, होम रूल मूवमेंट इसने स्टार्ट करी एनी बसंत। देन एनी बसंत वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो, यस। डिटेल देखते हैं। इवन दो एनी बसंत वाज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी, शी वाज नॉट इट्स फाउंडर, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी, ठीक है। इट वाज फाउंडेड, दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम ब्लावत्स्की एंड हेनरी ओलकोट, ठीक है। हाँ, देन ये है कि एनी
एनी बसंत बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917, ठीक है, हाँ, कलकत्ता सेशन में, ठीक है, 1917 में। देन एनी बसंत लॉन्च द होम रूल लीग इन इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग्स अलॉन्ग विद तिलक, ठीक है, कि जैसे आयरलैंड की थी ना, आयरिश होम रूल लीग्स थी, उसके लाइन्स के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर मतलब के, हाँ, तो उसके मुताबिक जो है इसने होम रूल लीग इंडिया में चलाई, ठीक है ना, तिलक, बीजी तिलक के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू व्हाट? आंसर है इन रिस्पांस टू क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, हाँ, कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाई थी, किस चीज़ के रिस्पांस में चलाई थी? मतलब साइमन कमीशन की, वेबल प्लान की, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स प्रपोजल? तो करेक्ट आंसर है, जब क्रिप्स प्रपोजल आया था तो उसके रिस्पांस में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करी थी। डिटेल देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन अगस्त 1942। इट केम इन रिस्पांस टू द क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन मार्च 1942 एंड वाज हेडेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, हाँ। दिस क्रिप्स मिशन had come to negotiate a proposal for self-government for India in return for cooperation in the World War II effort, ठीक है, कि वर्ल्ड वार सेकंड की उसमें हिस्सा लो, तो फिर सेल्फ गवर्नमेंट का प्रपोजल रखा था इसने, ठीक है, हाँ, कि आप वर्ल्ड वार सेकंड में हिस्सा लो, ठीक है ना। द ऑफर मेड बाय द क्रिप्स मिशन was not accepted by the Congress and this failure led to the Quit India movement, ठीक है। द साइमन कमीशन, हाँ, उसके बाद अलग से देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक साइमन कमीशन का भी जिक्र है कि क्या इस रिपोर्ट के रिलेटेड तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन रिपोर्ट तो 1930 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, हाँ। उसके बाद ये भी था कि क्वेश्चन में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उसको हम करेक्ट करके पढ़ते हैं, तो वो ये था कि कैबिनेट मिशन प्लान एंड वेबल प्लान केम मच लेटर इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हो गई थी उसके बाद कैबिनेट मिशन और ये वेबल प्लान आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, आंसर है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है, हाँ, कि the Ilbert Bill controversy was related to what? Answer है, it was this Ilbert Bill controversy was related to removal of disqualifications imposed on Indian magistrate with regard to the trial of Europeans, ठीक है, कि जो यूरोपियंस का ट्रायल करते थे ना, उसके रिलेटेड जो डिस्क्वालिफिकेशंस इंडियन मैजिस्ट्रेट पे थी वो रिमूव कर दी थी, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, डिटेल देखते हैं। द इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 1883 में बाय विसराय रिपन टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज टू अलो द इंडियन जजेस टू ट्राई ब्रिटिश ऑफिसर्स इन क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना, हाँ। तो इससे ये हुआ कि जो 1883 में लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल लाया था, इससे ये हुआ कि इंडियन जो जजेस थे उनको ये पावर मिल गया था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्रिमिनल केसेस में उनको जो है ट्रायल चला सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाँ। इट वाज नेम्ड आफ्टर सर सीपी इल्बर्ट, ठीक है ना, हु वाज द लॉ मेंबर्स ऑफ विसराय काउंसिल, ठीक है, हाँ। ये जो लॉ मेंबर था सर सीपी इल्बर्ट, उसके नाम के बाद रखा है, ठीक है ना। The widespread opposition to the bill by the Europeans showed the racist feelings among them, ठीक है ना। The English also contended that Indian judges could not be trusted to the English also contended that Indian judges could not be trusted to try cases involving British females, involving English females, ठीक है। तो मतलब कि जो यूरोपियंस थे, हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोजिशन करी इस इल्बर्ट बिल की, ठीक है। इंग्लिश ने ये कहा कि जो इंडियन जजेस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली उन केसेस में जिनको अंग्रेज ने हों, जिसमें मतलब कि जिसमें इंग्लिश फीमेल्स भी इन्वॉल्व हों, ऐसे केसेस में इंडियन जजेस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये यूरोपियंस की तरफ से अपोजिशन थी इल्बर्ट बिल की, लेकिन लॉर्ड रिपन ने ला दी, ठीक है। Thus the bill held that European criminals would be heard only by the Indian judges helped by the European judges, ठीक है। तो इससे फिर ये हुआ कि ये डिसाइड करा कि यूरोपियन क्रिमिनल्स वुड बी हर्ड ओनली बाय द इंडियन जजेस हेल्प्ड बाय द
यूरोपियन जजेस, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन जजेस सुनेंगे और उसके यूरोपियन जजेस हेल्प भी करेंगे, ठीक है। ये लास्ट में फैसला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड फॉर तबागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर व्हाट? आंसर है इट वाज फॉर द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, ठीक है। कि द डिमांड फॉर तिबागा पेजेंट मूवमेंट, TEBHAGA तिबागा, TEBHAGA तिबागा, ठीक है ना। द डिमांड फॉर द तिबागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर, आंसर है इट वाज फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द तिबागा मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन बंगाल इन 1946 बाय बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा टू इम्प्लीमेंट द फ्लड कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है, विच आस्क्ड फॉर शेयर क्रॉपर्स टू गिव 1/3 ऑफ देयर हार्वेस्ट टू द लैंड ओनर इंस्टेड ऑफ द 1/2, ठीक है ना, विच दे वर पेइंग एट दैट टाइम, ठीक है। इन इट्स रिस्पॉन्स द Bargadar Act, BARGADR, Bargadar Act was passed, which provided that sharecroppers need to pay only 1/3 of their harvest to the landlords. Next question है कि the people of India agitated against the arrival of Simon Commission because, आंसर है because there was no Indian member in the Simon Commission, ठीक है। क्वेश्चन था कि the Indian people of India agitated against the arrival of Simon Commission, आंसर है because there was no Indian member in the Simon Commission. डिटेल देखते हैं। The Indian Statutory Commission, also known as Simon Commission, was sent to India in 1927 to study the constitutional reforms in India, ठीक है, mainly to study the working of the Government of India Act 1919 and to suggest future reforms, ठीक है। It was this Simon Commission, it was composed of 7 members of British Parliament and did not have a single Indian representative, ठीक है। 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे और इंडियन एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ठीक है ना। It was considered as a grave offense by the Indian public that a commission to decide the future of India had no Indian members, and huge agitations were launched against the commission everywhere it went, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेड क्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, आंसर है इट वाज अपॉइंटेड टू डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। रेड क्लिफ कमेटी इसीलिए बनी थी। डिटेल देखते हैं। द रेड क्लिफ कमेटी वाज क्रिएटेड इन जुलाई 1947 टू डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शॉर्टली बिफोर दीज नेशंस वर टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। द कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द विसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इट कंसिस्टेड ऑफ 4 members फ्रॉम द कांग्रेस, 4 members from the Muslim League and was chaired by Cyril Radcliffe, ठीक है। जो ये रेड क्लिफ कमेटी थी इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री सेटल करने के लिए, इसमें 4 मेंबर्स थे कांग्रेस के, ठीक है, 4 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, मतलब इक्वल, और इसको चेयर करा था सर साइरिल रेडक्लिफ ने, CYRIL, साइरिल रेडक्लिफ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल विच डेट। हाँ, आगे 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट आंसर है कि इट लास्टेड अंटिल किंग जॉर्ज 5th एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911, ठीक है। हाँ, the partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until the George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911, ठीक है। ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था लॉर्ड कर्जन का 1905 वाला, ये चलता रहा। ये जाके 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 था, उसने जो ये लॉर्ड कर्जन का एक्ट जो है इसको एब्रोगेट करा, ठीक है, रॉयल दरबार दिल्ली में, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1905 बाय द विसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन एज अ कंसील्ड अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म। लॉर्ड कर्जन वांटेड टू स्प्लिट बंगाल टू वीकन द सॉलिड बॉडी ऑफ अपोनेंट, ठीक है। इन दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज 5 विजिटेड इंडिया, ठीक है, इन द किंग्स कोरोनेशन दिल्ली, in the king's coronation Delhi Darbar was held, ठीक है। During this Darbar it was decided to transfer the capital of British India from Calcutta to Delhi. Also an announcement was made for the annulment of partition of Bengal in the hope that it would restore peace and dampen the spirit of nationalism, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
हाँ, द 1929 या 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, आंसर है बिकॉज द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, हाँ, कि 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। 1929 में डिटेल देखते हैं। द 1929 लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू होल्ड्स अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एज in this session Purna Swaraj means complete independence was declared as the goal of the Indian National Congress। ठीक है, 26 जनवरी 1930 was declared as the Purna Swaraj दिवस। ठीक है, 26 जनवरी 1930 डिक्लेयर करा गया था पूर्णा स्वराज दिवस। ठीक है, पूर्णा स्वराज दिवस। टू कमेमोरेट दिस डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 इवन दो इट हैड बीन पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, यही जो पूर्णा स्वराज दिवस की डेट 26 जनवरी 1930 को याद रखते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लागू अडॉप्ट करा कब 26 जनवरी 1950 को, चाहे ये पहले ही पास हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको जो है वो अडॉप्ट करा 26 जनवरी 1950 को इसी रीजन की वजह से, पूर्णा स्वराज दिवस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गदर स्पेलिंग या GHADR या GHADR गदर। ठीक है, द गदर वाज व्हाट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, हमने करेक्ट बतानी है। ठीक है ना, करेक्ट है कि द गदर वाज अ रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। कि जो गदर था मतलब जैसे गदर पार्टी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी थी इंडियन की। ठीक है ना, तो हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। आप डिटेल देखते हैं। द गदर मीन्स रिवोल्ट और रिबिलियन। गदर का मतलब होता है रिवोल्ट या रिबिलियन। ठीक है, द गदर पार्टी वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड ओवरसीज बाय द इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, जो इंडिया के इमिग्रेंट्स थे कनाडा यूएसए में, ठीक है ना, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराई थी और इसका क्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी वाज सोहन सिंह बकना एंड लाला हरदयाल वाज को फाउंडर ऑफ दिस पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी का जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट था वो था सोहन सिंह बकना। ठीक है, लेकिन जो गदर पार्टी का को फाउंडर था वो था लाला हरदयाल। ठीक है, तो मतलब लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकना दोनों जुड़े हुए हैं किससे, गदर पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What were the objects of the Queen Victoria's Proclamation 1858? ठीक है, 1858 का जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन था उसका क्या ऑब्जेक्ट्स था, क्या ऑब्जेक्टिव थे। आंसर है इसका कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था नंबर 1 कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट एनेक्स करने का इंटेंशन कोई भी नहीं है। ठीक है, डिस्क्लेम करा इसको। देन टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश थ्रोन। ठीक है, हाँ, ये 2 प्रोविजंस थे किसमें, जो 1858 में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन था। ठीक है ना, डिटेल देखते हैं। द क्वीन विक्टोरिया's प्रोक्लामेशन 1858 incorporated the transfer of governance from East India Company and to disclaim any intention to annex Indian state। ठीक है, by proclamation Queen Victoria intimated that she had assumed the direct control over government of India। ठीक है ना, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू रोलाट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना, रोलाट सत्याग्रह के रिलेटेड हमने कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने करेक्ट चूज करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि द रोलाट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। ठीक है, ये सेडिशन कमेटी देशद्रोही कमेटी, देशद्रोह के चार्जेस देखने वाली कमेटी सेडिशन कमेटी बनी थी, उसने रोलाट एक्ट बनाया। ठीक है, देन द रोलाट एक्ट इन रोलाट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। ठीक है, रोलाट सत्याग्रह में गांधी जी ने चाहा कि जो होम रूल लीग है उसको यूटिलाइज करा जाए। ठीक है, डिटेल देखते हैं आप। The Rollat Committee was a sedition committee appointed in 1918 by the British Indian government with Justice Rollat, who was an English judge, as its president। ठीक है, the purpose of the committee was to evaluate political terrorism in India। ठीक है, especially Bengal and Punjab in March 29। ठीक है, the government passed the Rollat Act even though every single Indian member of the Central Legislative Council opposed it। ठीक है,
द लोलाट एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। द एक्ट दस सिवियरली कर्टेल द सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियंस इन द नेम ऑफ कर्बिंग टेररिस्ट वायलेंस, ठीक है। Gandhi ji called for a nationwide protest in Feb 1919, but soon having seen the constitutional protest fail, he organized a Satyagraha Sabha and roped in younger members of Home Rule Leagues and the Pan-Islamists, ठीक है ना। हाँ, इसको दोबारा पढ़ते हैं लाइन को। गांधी जी कॉल फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन फेब 1919, but soon having seen the constitutional protest fail, Gandhi ji organized a satyagraha and roped in younger members of the home rule leagues and the pan Islamists, ठीक है। पैन इस्लामिस्ट और होम रूल मूवमेंट्स के यंगर मेंबर्स को जो है गांधी जी ने इन्वॉल्व करा, ठीक है। देन द कैटलिस्ट टू द न्यू फेज ऑफ द मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड व्हेन in November 1927 the British government appointed the Indian Statutory Commission, known popularly after the name of its chairman as the Simon Commission, to go into the question of further constitutional reform, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who of the following was economic who of the following were economic critics of colonialism in India, ठीक है। जो इंडिया में कॉलोनियलिज्म था ब्रिटिश का, ठीक है ना, उसमें कुछ इकोनॉमिक क्रिटिक्स बताओ उसके, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट हमने बताना है कि हाँ, जो क्रिटिक्स थे इकोनॉमिक क्रिटिक्स मतलब कि जो देखते थे कि ये कॉलोनियलिज्म की वजह से इकोनॉमी बैडली हिट हुई है, वो था दादा भाई नेहरू जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड आर.सी. दत्त, ठीक है ना। ये तीन थे। ये बोलते इकोनॉमिक इंडिया की जो है वो इस कॉलोनियलिज्म की वजह से खराब हो गई, लूट रही है हमें, ठीक है ना। ये तीन बंदे थे, दादा भाई नेहरू जी, देन जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ठीक है। डिटेल देखते हैं। The national movement was built around a very sophisticated ideological discourse, most of which was developed by the first generation of nationalists, simultaneously called moderates, who were towering intellectuals, ठीक है। दादाभाई नेहरू जी, आर.सी. दत्त, रेनाडे and Gokhale, G. Subramaniam Iyer were among those who grounded Indian nationalism firmly on the foundation of anti-imperialism by fashioning the world's first economic critique of colonialism before Hobson and Lenin, ठीक है। हाँ, Drain theory was the core of nationalist critique of colonialism, and the acknowledged high priest of this critique was Dadabhai Nehru ji, who, as early as 1867, put forward the idea that Britain was draining and bleeding India, and that too for nothing in return, ठीक है ना। R.C. Dutt made this theme the subject of his economic history of India, ठीक है ना। देन R.C. Dutt ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसमें ये थीम रखती थी, ठीक है ना। Then Subramaniam Iyer, also known for his fiery articles, F-I-E-R-Y, fiery articles with plenty of sting, ठीक है। हाँ, मतलब कि बहुत कड़वे वो यूज करते थे आर्टिकल्स, ठीक है। Subramaniam Iyer actively supported the cause of India's freedom and used his newspaper The Hindu to protest British imperialism, ठीक है। कि जो सुब्रमण्यम अय्यर था, इसने जो है एक्टिवली सपोर्ट करा फॉर द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, और उसने जो अपना न्यूज़पेपर था द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो किसका था, सुब्रमण्यम अय्यर का, ठीक है ना। तो उसने ये यूज़ करा टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को प्रोटेस्ट करने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना न्यूज़पेपर द हिंदू को भी यूज़ करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with reference to the Congress Socialist Party consider the following statements and tell which of the given statement are correct, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रिलेटेड, हमको बताना है कि कौन सी सही है, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों की तीन गलत हैं, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कि इट एडवोकेटेड द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि इट वांटेड टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, PROLETARIAT, प्रोलेटारिएट, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है।
देन उसके बाद जो है इन्होंने बोला कि इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ओप्रेस्ड क्लासेस, ये भी नहीं। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये नहीं थे इसमें, ठीक है। हाँ, तो अब डिटेल देखते हैं। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय रेडिकल एंड यंग कांग्रेसमैन who during their long terms of imprisonment in the civil disobedience movement came into contact with Marxist ideas, ठीक है। हाँ, वो जो कि मार्क्सिस्ट आइडियाज में आ गए थे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको CSP भी बोलते हैं, ठीक है ना, was a left wing group within the Congress. It was formed with Acharya Narendra Deva as president and Jayaprakash Narayan as general secretary in 1934. जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी CSP, ये एक लेफ्ट विंग ग्रुप था, ठीक है ना। हाँ, कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट विंग ग्रुप था विद इन कांग्रेस, ठीक है। तो ये बनाई थी जब, तो इसका जो प्रेसिडेंट था वो था आचार्य नरेंद्र देवा और इसका जो जनरल सेक्रेटरी था वो था जयप्रकाश नारायण। किसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, CSP का लेफ्ट विंग थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इसका जनरल सेक्रेटरी था 1934 में। Then the Congress socialist belong to the westernized middle class, ठीक है। The Congress socialist belong to the westernized middle class. They were influenced by the ideas of Marx, Gandhi and the social democracy of the West, ठीक है ना। हाँ, कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट थे, मतलब कि जिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बंदे थे, ठीक है ना, जैसे ये आचार्य नरेंद्र देवा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, दे बिलोंग टू दी वेस्टर्नाइज्ड मिडिल क्लास से बिलोंग करते, ठीक है ना। और जो है इनको मार्क्स और गांधी के आइडियाज और जो सोशल डेमोक्रेसी है वेस्ट में, उससे बहुत मुतासर हुए है, ठीक है ना। हाँ, दे प्रैक्टिस मार्क्सिज्म सोशलिज्म, मार्क्सियन जो कार्ल मार्क्स की थी ना, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह बनाई, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब कि इन्होंने प्रैक्टिस करा मार्क्सियन सोशलिज्म, कांग्रेस नेशनलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, ठीक है, ये प्रैक्टिस करा। देन इट अडॉप्टेड, किसने? ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। इट अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री टू बी प्लान बाय द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट मोनोपोली ऑफ फॉरेन ट्रेड, organization of cooperative societies for production, distribution and credit in the unorganized sector of the economic life, ठीक है ना। हाँ, it adopted in principle the redistribution of land among the peasants, liquidation of debts owned by peasants and workers, ठीक है ना, to organize the workers and the peasants for their own economic upliftment as well as for carrying the movement for achievement of independence and socialism, ठीक है। It adopted in principle socialism of key industries, insurance and public utilities with a view to the progressive socialization of the instruments of production, distribution and exchange, ठीक है। The state was to encourage and कंट्रोल कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तंजौर कोस्ट, TNJOR, तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो आंसर है C. Rajagopalachari, ठीक है। C. Rajagopalachari organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930। डिटेल देखते हैं। Spread of salt disobedience once the way was cleared by Gandhi's rituals at Dandi, ठीक है। Defiance of the salt laws started all over the country. In Tamil Nadu at Tanjore coast, C. Rajagopalachari led a march from Tiruchirappalli to वेदरानियम, ठीक है। इन मालाबार के कालापन लेड अ मार्च फ्रॉम कैलिकट टू पोयानूर, ठीक है ना। इन असम सत्याग्रहीज वॉक फ्रॉम सिलहट टू नोखाली, NOAKHAL, नोखाली बंगाल टू मेक सॉल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना।
तो करेक्ट स्टेटमेंट एक है कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तायब। यस, ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऊपर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है, उसमें ये लिखा है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि एनी बेसेंट थी पहले, ठीक है। डिटेल देखते हैं। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी प्रिजाइडेड ओवर द 1917 कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट वाज द आयरिश ओरिजिन। Annie Besant was of Irish origin and was one of the few non-Indians who played a significant role in the Indian freedom struggle, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी इसका आयरिश ओरिजिन था, आयरलैंड से थी, इंडियन नहीं थी, ठीक है। और ये वन ऑफ द फ्यू नॉन इंडियंस है जिसने जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। बदरुद्दीन तायब जी वाज एन इंडियन लॉयर, वकील था, ठीक है ना, हु सर्व्ड एज द थर्ड इंडियन एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा प्रेसिडेंट और मुस्लिम की में देखोगे तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, ठीक है ना, बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं कि कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सही है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट है कि द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड विसराय, ये डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है, 1919 के एक्ट में। आप डिटेल में देख लेते हैं कि द मोंटेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है ना, इन 1918, हाँ इन 1918, ठीक है, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है ना। देन इन 1918 एडविन मोंटेग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड द विसराय प्रोड्यूस द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। 1918 में एडविन मोंटेग जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड जो कि विसराय था, इन्होंने एक स्कीम बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। दीज रिफॉर्म्स पॉपुलरली नोन एज मोंटेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। द मोंटेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म विच बिकेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919 क्लियरली डिफाइंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है, कि सेंट्रल की क्या जुरिस्डिक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं तो सिर्फ एक ही सही है कैबिनेट मिशन के रिलेटेड, वो ये है कि कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। यस, कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। हाँ डिटेल देखते हैं। तो हाँ इसमें कुछ और भी है कि इट इनलार्ज द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स, ना ये गलत है, ठीक है ना। और हाँ तो डिटेल देखते हैं। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 24, 1946। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को, जब आज़ादी का साल है ना 1947, उससे एक साल पहले, ठीक है ना। 24 मार्च 1946 को आया कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। The objective of this cabinet mission was to devise a machinery to draw up the constitution of independent India and make arrangements for interim government, ठीक है ना। Thus mission was like a declaration of India's independence, ठीक है। हाँ, The cabinet mission spent 3 weeks to discuss with the leaders of various political parties, but could not arrive at any agreed solution, ठीक है। So finally it announced its own recommendations on May 16, 1946, ठीक है। हाँ, तो कैबिनेट मिशन ने जो है 3 हफ्ते बिताए यहाँ पे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से डिस्कस हुआ लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसने अपने रिकमेंडेशंस ही मई 16, 1946 में अनाउंस करे, ठीक है। हाँ, कब आया था? 24 मार्च 1946 में आया था, लेकिन अप्रैल और मई 16 को जो है फिर इसने अपने रिकमेंडेशंस इशू करे थे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन ने। हाँ, द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 प्रपोज दैट देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया which was to be empowered to deal with the defense, foreign affairs and communications, ठीक है। The cabinet mission recommended an undivided India and turned down the Muslim League's demand for separate Pakistan, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने जो है यूनाइटेड इंडिया में का प्रोविजन था इसमें, ठीक है। हाँ,
तो हाँ, मेन ये था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में था कि एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, जिसको एम्पावर करा जाए ताकि वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से डील कर सके, ठीक है। और कैबिनेट मिशन ने जो है अनडिवाइडेड इंडिया का रिकमेंडेशन थी, और जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि सेपरेट पाकिस्तान, तो वो डिमांड जो है रद्द कर दी गई थी कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है ना। द कैबिनेट मिशन रिस्ट्रिक्टेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट करा था, ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरिम कैबिनेट वुड बी इंडियंस एंड देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द विसराय, ठीक है। Cabinet Mission Plan also provided for the formation of the Constituent Assembly on democratic principle of population, ठीक है। Constituent Assembly भी बनाई जाएगी on democratic principle of population, ठीक है। हाँ, Cabinet Mission Plan recognized Indian right to cede from the Commonwealth, ठीक है ना। हाँ, then the Union government and its legislature were to have limited powers dealing with finance, foreign affairs and communications. The union would have powers necessary to raise the finances to manage the subjects, ठीक है। Cabinet mission proposed a two-tier federal plan to maintain national unity with maximum autonomy to the provinces of British India and other Indian states, while center only controls the defense, external affairs and communications, ठीक है। No power of judiciary was discussed in the cabinet mission proposals, ठीक है। द लास्ट रिक्रूटमेंट फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इन 1944, ठीक है। जो सबसे लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी इंडियन सिविल सर्विसेज में वो 1944 में, उसके बाद नहीं हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो आंसर है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट हाँ ऐसी थी, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, ठीक है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आ गए, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द सूरत स्प्लिट मेनली नोन फॉर सेपरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी मैन इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एट द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस ऑन 26 दिसंबर 1907। 26 दिसंबर 1907 को हुआ था ये सूरत स्प्लिट कांग्रेस में, ठीक है ना। दिस वाज द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का टाइम था ये उस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड व्हाट? आंसर है कि इट ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। जातिवाद के खिलाफ जो है ये एक मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू हुई थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। सत्यशोधक समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ज्योतिराव फूले इन 1873, ठीक है। 1873 में ज्योतिराव फूले ने ये सत्यशोधक समाज एस्टैब्लिश करा था पुणे में, ठीक है। सॉरी, हाँ वो पुणे में, ये मैंने गलत बोल दिया, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सत्यशोधक समाज वाज टू इम्प्रूव द सोशल स्टेट्स ऑफ शूद्रा एंड अनटचेबल्स, ठीक है। मेन इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो शूद्र हैं और अनटचेबल कास्ट हैं उनकी सोशल स्टेट्स को जो है इम्प्रूव करा जाए, ठीक है ना। थ्रू हिज राइटिंग्स एंड एक्टिविटीज महात्मा फूले ऑलवेज कंडेम्ड कास्ट हायरार्की एंड ही बिगन दिस विद हिज अटैक ऑन द वेदर्स, ठीक है ना। हाँ, through Satyashodhak Samaj, he also preached that there is no recruitment of intermediary such as priest or preceptor to offer his prayer to God, ठीक है। तो ये सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ा हमने, जिसको एस्टैब्लिश करा था ज्योतिराव फूले ने 1873 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू व्हाट? आंसर है दीज वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। द मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड प्रपोजल्स लेड टू इनिशिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दे प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विद फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स। नंबर 1 कि डायरेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। द provinces subjects was divided into two groups. One was reserved and another was transferred, ठीक है। Then
इट प्रपोज्ड बाइकैमरल इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये जो मॉन्टेग-कैलफोर्ड रिफॉर्म था ना, ठीक है ना, हाँ, जिससे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। तो नंबर 1 इसमें डीआरसी प्रोविंसेस में लाई गई, ठीक है। प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स थे उन 2 में डिवाइड कर दिया, एक को बोला रिजर्व, दूसरे को बोला ट्रांसफर। उसके बाद इस 1919 के एक्ट या मॉन्टेग-कैलफोर्ड प्रपोजल्स, इसमें यह था कि एक सेंट्रल बाई कैमरल प्रपोज करी गई थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाई कैमरल प्रपोज करी गई। देन इसी 1919 के एक्ट में जो है वो एक पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में बनाया गया पहली बार, ठीक है। पहली बार इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, किस एक्ट के तहत? 1919 का एक्ट, मॉन्टेग-कैलफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड, ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है? हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, उसके बाद टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, और तीसरी स्टेटमेंट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो क्वेश्चन ये है कि केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द अबव। तो ये जो ऊपर मैंने 3 कमेटीज और एसोसिएशन का नाम बताया, तो आपको ये बताना कि केशव चंद्र सेन जो है वो किस एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर है कि नंबर 1 टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, एक तो उससे जुड़ा हुआ है ये केशव चंद्र सेन, और उसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी जुड़ा है केशव चंद्र सेन, ठीक है। बाकी जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है उससे कुछ लेना देना नहीं है केशव चंद्र सेन का, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। On the occasion of the anniversary festival of on 24 January 1868, ठीक है, केशव चंद्र सेन laid the foundation stone of his मंदिर called the Tabernacle of New Dispensation, ठीक है। इसमें केशव चंद्र सेन ने अपना एक मंदिर की फाउंडेशन करी जिसका नाम था Tabernacle of New Dispensation, ठीक है। केशव चंद्र सेन and his followers marched to the proposed spot early in the morning, ठीक है, performing Sankirtan, and this was the first Brahmo street procession and it was first of its kind in Calcutta, ठीक है। ये पहला ब्राह्मो स्ट्रीट प्रोसेशन था, ठीक है ना। Adi Samaj condemned it as a degradation of Brahmoism, BRHMOISM, ब्रह्मोइज्म, ठीक है ना। जो आदि समाज था उसने इसको कंडेम करा, ठीक है ना, कि ये डिग्रेडेशन है ब्रह्मोइज्म की, ठीक है ना, कि जो इसने केशव चंद्र सेन ने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन बनाया, ठीक है। हाँ, द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अक्टूबर 1870, 29 अक्टूबर 1870 में बनाई गई थी क्या ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है ना। हाँ, विद केशव चंद्र सेन एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। It represented the secular state of Brahmo Samaj and it included many who did not belong to the Brahmo Samaj, ठीक है। The objective was to put into practice some of the ideas Keshav Chandra Sen was exposed to during his visit to Great Britain, ठीक है। द कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, जो कि क्वेश्चन में एक बार मेंशन है, चाहे वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है ना। द कलकत्ता, उसके बारे में देखते हैं। द कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम इन 1823, ठीक है। जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी थी ये किसने बनाई थी? 3 बंदों ने बनाई थी। नंबर 1 राम मोहन राय, देन द्वारकानाथ टैगोर, और तीसरा विलियम एडम इन 1823 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907? तो करेक्ट आंसर है एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इस वजह से हुआ, एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि इन मॉडरेट्स में कैपेसिटी नहीं है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर सकें, ठीक है। इस वजह से स्प्लिट हुआ, ठीक है। डिटेल देखते हैं। मॉडरेट्स बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट ऑफ माइनर इशू विद द गवर्नमेंट बाई
deliberations, ठीक है. But the extremists believed in agitation, strikes and boycotts to force their demands, ठीक है. Some nationalists led by Lokmanya Tilak agitated against the moderate behavior of Congress against British rule, ठीक है ना. This led to a split in the Congress in 1907 which is known as the Surat split of 1907, ठीक है ना. Next question is, the plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War what will happen? Answer है कि India should be given dominion status, ठीक है. कि सर जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स का प्लान था, ठीक है, जो कि क्रिप्स प्रपोजल भी बोलते हैं, ठीक है, कि द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स एनविसेज्ड दैट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, ठीक है. डिटेल देखते हैं. In March 1942, a mission headed by Sir Stafford Cripps was sent to India with the constitutional proposals to seek Indian support for the Second World War, ठीक है ना. Sir Stafford Cripps was a senior left-wing politician, ठीक है. ये senior left-wing politician था. कौन? Sir Stafford Cripps, ठीक है. Sir Stafford Cripps was a senior left-wing politician and government minister in the war cabinet of Prime Minister Winston Churchill, ठीक है. Cripps worked to keep India loyal to the British war effort in exchange for a promise of full self-government after the war, ठीक है ना. Cripps promised to give dominion status after the war as well as elections to be held after the war, ठीक है ना. Next question है, the Swadeshi and boycott were adopted as the method of struggle for the first time during विच मोमेंट? आंसर है ड्यूरिंग एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना. उस टाइम ये स्वदेशी और बाइकआउट जो है ये अडॉप्ट करेंगे, ठीक है. डिटेल देखते हैं. द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है. बाइकआउट मूवमेंट्स और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी कब? टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है ना. द आइडिया ऑफ बाइकआउट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ द पीसफुल कैंपेन्स एंड पेटिशंस, ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्रा RAME and DRA रविंद्र, ठीक है ना. रविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्रा कॉल्ड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रक्षा बंधन एंड रंधन ऑन द वे ऑफ द पेटिशन, ठीक है. स्वदेशी मीन्स वंस ओन कंट्री, ठीक है. स्वदेशी का मतलब होता है वंस ओन कंट्री. अकॉर्डिंग टू दिस पीपल शुड यूज गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, ठीक है ना. दिस वाज लेड बाय लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द बुटलर कमेटी ऑफ 1927 वाज टू, क्या आंसर है इसका? आंसर है कि बुटलर कमेटी जो 1927 इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्ट क्या था इसका? आंसर है कि टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, ठीक है. ये बुटलर कमेटी 1927 का जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इंडियन स्टेट उसके दरम्यान में रिलेशन को इम्प्रूव करे. ये बुटलर कमेटी का ऑब्जेक्टिव था 1927 में. डिटेल देखते हैं. अ 3 member कमेटी हेडेड बाय हरकोट बुटलर HARCOURT हरकोट बुटलर appointed on 16 December 1927 to examine the relationship between the native states and the paramount power, ठीक है ना. It gave the following recommendations. Number 1, paramountcy must remain supreme, ठीक है. paramountcy must remain supreme. ये बुटलर कमेटी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ जिसमें 3 मेंबर्स थे, ठीक है. नंबर 1 है कि पहली रिकमेंडेशन थी कि paramountcy must remain supreme. Number 2, state should not be handed over to the Indian government in British India, responsible to an Indian legislature. तीसरा है but it could be done with the consent of state. Then it must fulfill its obligation adopting and defining itself according to the shifting necessities of time and progressive development of state, ठीक है. The Viceroy was made the Crown's agent in dealing with states, ठीक है. The Viceroy was made the Crown's agent in dealing with states, ठीक है. डिटेल देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड टेल विच ऑफ द अबव पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना. तो 3 पेयर एक्चुअली हैं, इनमें से 2 सही हैं, ठीक है ना. तो वो हैं, नंबर 1 है कि राधाकांत देव जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है. यस, ये करेक्ट है. राधाकांत देव जो है ये पहला प्रेसिडेंट था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, राधाकांत देव.
ठीक है। उसके बाद है सही स्टेटमेंट क्या, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ द सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। यस, ये भी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर था। इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो ये है कि गजूलू गजूलू लक्ष्मीनारासु शेट्टी, ठीक है ना, गजूलू लक्ष्मीनारासु शेट्टी वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास महाजना सभा। नो, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब डिटेल देखते हैं थोड़ी। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज राजा राधाकांत देव, ठीक है ना, वाल रविंद्रनाथ टैगोर वाज इट्स सेक्रेटरी, ठीक है ना। हाँ, द न्यूज़पेपर ऑफ दिस सोसाइटी वाज हिंदू पैट्रियोट, ठीक है। हाँ, इस सोसाइटी का जो न्यूज़पेपर था वो था हिंदू पैट्रियोट, ठीक है ना। इट वाज अडॉप्टेड, हाँ, विच अडॉप्टेड एज स्ट्रांगली क्रिटिकल पॉलिटिकल टोन, ठीक है ना। इट्स एडिटर वाज हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं, हाँ, आगे देखते हैं कि Lakshminarasu established Madras Native Association in 1849 as a platform for educated Indians to protest against any injustice on the part of British, ठीक है। कि लक्ष्मीनारासु जो था उसने एस्टेब्लिश करा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, 1849 में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि जहाँ पे एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो एहतजाज कर सकते हैं कि अगर कोई इनजस्टिस ब्रिटिश करते हैं, ठीक है ना। इट वाज फर्स्ट, इसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, किसने बनाया, लक्ष्मीनारासु ने, ठीक है ना। हाँ, it was the first Indian political organization in the Madras Presidency, ठीक है ना। Lakshminarasu the founder served as its president, ठीक है ना। Indian National Association was the first declared nationalist organization founded in British India by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose in 1876, ठीक है। It was originally established as Bharat Sabha and held its annual conference in Calcutta, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who among the following were associated with the introduction of Ryotwari settlement in India during the British rule, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है नंबर 1 अलेक्जेंडर रीड और नेक्स्ट थॉमस मुनरो, ठीक है ना। अलेक्जेंडर रीड READ, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ Ryotwari settlement in India during British rule। डिटेल देखते हैं। The Ryotwari system was devised by Captain Alexander Reed and Thomas Munro at the end of 18th century, ठीक है। Lord Cornwallis was associated with Cornwallis Code of 1793 and permanent settlement, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लॉर्ड कॉर्नवालिस का ऑप्शन भी है, इसलिए हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस का जिक्र भी करा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ये उस जो 1793 का कॉर्नवालिस कोड था और परमानेंट सेटलमेंट उससे जुड़ा हुआ कॉर्नवालिस, ठीक है। कि कॉर्नवालिस ने जो है कॉर्नवालिस कोड 1793 में लाया था और परमानेंट सेटलमेंट जो है ये भी कॉर्नवालिस ने लाया था, ठीक है। लेकिन जो रियोतवरी सिस्टम था इसको डिवाइस करा था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर व्हाट, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, हमने करेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है कि दिस ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स, ठीक है। कि एक ट्राइब्यूनल का सिस्टम होना चाहिए और स्ट्राइक्स के ऊपर बैन होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट है 1929 का, ठीक है। डिटेल देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 का वो क्या है। नंबर 1, एनी यूनियन में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, ठीक है। On receipt of such application for registration, the registrar shall forward a copy of the application to the employer or employees concerned, and on receipt of a communication from such employer or employers to the effect that the union has received recognition from them, the registrar shall proceed to register such union as a recognized union, ठीक है। This clause, next one. This clause would mean that no union
This clause would mean that no union would be registered unless the respective union satisfied the implies. ठीक है. Then the bill provides for the establishment of a permanent tribunal for arbitration. ठीक है. The industrial court and contemplates making arbitration more and more the dominant method of settling dispute. ठीक है. The conciliation proceedings are to last for a period of 3 to 5 months. No strikes can take place during this period. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है ना. और कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने सिर्फ करेक्ट वाली बतानी है. ठीक है. तो करेक्ट वाली एक ही स्टेटमेंट है, वो ये है कि एम.एन. लोखंडे, ठीक है, एम.एन. लोखंडे, LOKHAND लोखंडे, ठीक है ना. N.M. लोखंडे वाज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया. ठीक है. ब्रिटिश इंडिया में लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज कराने में N.M. लोखंडे एक पायनियर था. ठीक है ना. डिटेल देखते हैं. To improve the lot of factory workers in towns, the first Factory Act was passed in 1881. The act prohibited the employment of children under the age of 7. ठीक है. Limited the number of working hours for children below the age of 12 and required that dangerous machinery should be fenced properly. ठीक है. हाँ. The act was ठीक है. हाँ. ये 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट है. ठीक है ना. द एक्ट आल्सो मेड प्रोविजन फॉर 1 hour रेस्ट ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड. ठीक है. वर्किंग पीरियड के दौरान में 1 घंटा रेस्ट होगी. एंड 4 days लीव इन अ मंथ. 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी भी मिलेगी. ये फैक्ट्री एक्ट 1881 में ही है. ठीक है ना. कि वर्किंग पीरियड में 1 घंटे की रेस्ट और 1 महीने में 4 छुट्टियाँ. ठीक है. 4 दिन छुट्टी for the workers. ठीक है. Inspectors were appointed to supervise the implementation of these measures. ठीक है. Thus, for the first time, the British government tried to improve the working conditions of laborers in factories. ठीक है. N.M. लोखंडे organized the first labor union in India at Bombay in 1880. ठीक है. And named it as Bombay Mill Hand Society. ठीक है. He was the first labor representative at Factory Commission. ठीक है. At Factory Commission. ठीक है. तो N.M. लोखंडे जो था, इसने पहली लेबर यूनियन बनाई थी इंडिया में बम्बे में 1880 में, और इसका नाम रखा बम्बे मिल हैंड सोसाइटी. बम्बे मिल हैंड सोसाइटी. ठीक है. और ये N.M. लोखंडे जो था, ये पहला लेबर रिप्रेजेंटेटिव था फैक्ट्री कमीशन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड व्हाट आर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट्स. ठीक है. तो हाँ, करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं. मतलब कि ऑप्शन है आपके पास म्यूटनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है ना. तो हाँ, तो करेक्ट आंसर है इसका कि देखो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी. ठीक है. तो ये सीक्वेंस है करेक्ट. डिटेल देखते हैं. म्यूटनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी ब्रोक इन फेब 1946 एट बम्बे. ठीक है. जो रॉयल इंडियन नेवी की जो है उसकी म्यूटनी हो गई थी कब? फेब 1946 में बम्बे में, ऑन तलवार शिप पर एंड इन कराची एट हिंदुस्तान शिप. ठीक है ना. कि जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी शुरू हो गई थी फेब 1946 में 2 जगह में. एक तो तलवार शिप बम्बे में, और उसके बाद हिंदुस्तान शिप कराची में. ठीक है. बम्बे और कराची में. बम्बे में थी तलवार शिप और कराची में हिंदुस्तान शिप. वहाँ पे जो है ये म्यूटनी शुरू हुई थी. ठीक है ना. क्विट इंडिया मूवमेंट इज लॉन्च ऑन 9 अगस्त 1942 एट बम्बे. ठीक है. तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 9 अगस्त 1942 को बम्बे में शुरू हुई. ठीक है. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये लंदन में हुई थी, इन विच महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन 1931. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन होगा. तो इस वीडियो के साथ हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो जाएगा. फिर आगे हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, ऐसे. ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे. तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डीआरची रेफर्स टू व्हाट. ठीक है. कि इंडियन हिस्ट्री में जो प्रिंसिपल ऑफ डीआरची है
कहीं कहीं DYARCHY DRC होता है स्पेलिंग, किसी जगह DIARCHY DRC होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, कि जो प्रोविंसेस को सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, तो उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना, दैट इज DRC। ठीक है ना। हाँ, अब डिटेल में देखते हैं। DRC, also spelled as DRC, it is a system of double government introduced by the Government of India Act 1919 for the provinces of British India। ठीक है, the principle of DRC was the division of the executive branch of each provincial government into authoritarian and popularly responsible sections। ठीक है, the first was composed of executive councillors appointed as before by the crown। ठीक है ना, तो ये DRC का कंसेप्ट था। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी ये वीडियो। तो आगे भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे, और ये जो हमने क्वेश्चन पढ़े ये सारे UPSC में आ चुके हैं। ठीक है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगा कि हमारी वीडियो मतलब कि काफ़ी फ़ायदा हुआ आपको, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।